प्यारे बच्चों, प्रिय साथियों, आप देख रहे हो क्या सीन है। एक परिवार मेरे साथ है और एक ख़ास बात है, एक अलग ही मुलाकात है। राजस्थान का छोटा सा एक कह दिए शहर, जहाँ एलन ने शुरुआत ही करी थी, और झुंझुनू जगह का नाम, और जहाँ पे गज़ब का किया काम, एक बेटी ने अपने पेरेंट्स का किया नाम, दी उनको एक अलग ही पहचान, और आज सबके चेहरे पे अलग ही मुस्कान। यह है सब हमारी आन बान शान। चलिए शुरुआत करते हैं। 720 का दौर चल रहा है। नीट यूजी का जब से ये की आई है, उसके बाद 720 में 720 बहुत बच्चों के आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्टोरी है। इसलिए आपसे हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग ऐसे बच्चों के साथ मिलने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए आ जाते हैं। आज मेरे साथ हमारी सीकर की बेटी, अब तो डॉक्टर बोलूँगा, डॉक्टर प्राचिता, उनके पेरेंट्स। एक ख़ास बात है, इनकी जो मदर है वो हमारी एलन की रह चुकी स्टूडेंट, यूँ कह दीजिए मेरी विद्यार्थी रह चुकी है। 98-99 में आपने एलन को ज्वाइन किया था, तैयारी करी थी RPMT की। आप उमा देवी जी, साथ में प्राचिता के फादर विनोद जी, और इनके छोटे भाई मास्टर पार्थ। देखिए, एक बात है सत्यार्थ, जब परिवार के अंदर पढ़ाई का माहौल होता है, छोटा सा एक नगर जहाँ कोई इस तरह का कोई एनवायरनमेंट नहीं, लेकिन बच्चे ने पढ़ाई का अपना जो दौर चल रहा था, उसमें जब बोर्ड का एग्ज़ाम आया, CBSE बोर्ड में आउट ऑफ 500 499 मार्क्स, 1 नंबर कटा। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो थे उसके अंदर दोनों में इंटरेस्ट, मैथ्स में भी बायो में भी बराबर इंटरेस्ट। तो आप देखिए, इतना बराबर इंटरेस्ट कि अभी CBSE बोर्ड का 12 का एग्ज़ाम दिया तो दोनों में आउट ऑफ 195 मार्क्स। और ऐसा गजब का इंटरेस्ट कि कहाँ से चल रहा है कि जब हमारी स्टूडेंट है उमा देवी जी, उस समय जब पढ़ने आई थी, इन्होंने भी ज्वाइन तो किया था एलन का RPMT, सेशन था 98-99, लेकिन मैथ्स में अच्छा इंक्लिनेशन था, अच्छा लगाव था, जुड़ाव था, अच्छा एक कह दीजिए इंटरेस्ट था, तो उन्होंने RPT एग्ज़ाम भी दिया था। और वही बात 2 in 1 जो वहाँ से माँ से चल रही है, वो आज बेटी में नज़र आ रही है। उस बेटी ने भी इस बार दोनों लाइन के एग्ज़ाम दिए हैं, साइंस बायो भी, साइंस मैथ्स भी। जब JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आया, तो उसमें इनका रहा 99.34 परसेंटाइल। और अभी एडवांस का एग्ज़ाम दिया 26 मई को। अभी एलन के की से इनके बन रहे हैं 185 मार्क्स आउट ऑफ 360। बात हम किसकी कर रहे हैं? मैथ्स लाइन की बात नहीं कर रहे, JEE मेंस की बात नहीं कर रहे, एडवांस की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं उस प्रोफेशन की जो नोबल प्रोफेशन होता है, जहाँ पे वो प्रोफेशन कभी भी लाइफ में रिटायर्ड नहीं होता है। हाँ जी, डॉक्टर प्रोफेशन, उसमें तो कमाल कर दिया, धमाल मचा दी साहब। और 720 आउट ऑफ 720, एक छोटी से नगर से प्रतिभा कहीं भी हो सकती, इस बात को सत्यार्थ कर दिया, चरितार्थ कर दिया। तो शुरू करते हैं इनकी जर्नी से। बीच में तो दोनों जगह बात करेंगे, एक साइड मेरे पास्ट है, एक साइड मेरे साथ अभी प्रेजेंट है, और एक फ्यूचर बीच में हमारे है। और देश का फ्यूचर वास्तव में बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चा है और बच्चा दिल का सच्चा होता है। चलिए साहब, परिवार से स्टार्ट करते हैं। बेटा, आपको ये दोनों जगह आपका बैलेंस था, मैथ्स भी और बायो भी, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को तो अब डॉक्टर प्रोफेशन में जाना है? सर, इंटरेस्ट तो मेरा मैथ्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन फिर पेरेंट्स जो थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर वाला जो प्रोफेशन है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, बाद में जो आगे की लाइफ होगी, प्रोफेशनल लाइफ होगी, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो मैंने मेरी पेरेंट्स की बात मानी और उसके अकॉर्डिंग बायो चूज़ किया। बिल्कुल सही है, बीइंग ए फीमेल कैंडिडेट भी ज़्यादा अच्छा रहता है ये प्रोफेशन। और जब आपको दोनों में इंटरेस्ट है तो दोनों में आप आराम से अपनी पहचान बना सकते हैं। और वैसे भी अभी मैंने कहा, डॉक्टर कभी रिटायर्ड नहीं होता। अच्छा, आप भी 2 in 1 थी, तो आपका क्या रहा? हल्का सा पास्ट में चलें, आपने क्या किया अभी? सर, करंटली तो मैं सुपरिटेंडेंट हूँ गवर्नमेंट ITI में। इससे पहले मैंने 12 साल तक टीचिंग लाइन में रही हूँ। मैंने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम किया है। और यदि उससे भी पास्ट में जाती हूँ तो आपके मार्गदर्शन में मैंने पढ़ाई की थी और RPET क्लियर किया था। चलिए बढ़िया, मतलब एजुकेशन में आप भी हैं। विनोद जी, आप बताएं, आपका क्या है, इस समय क्या कर रहे हैं? मैं सर गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल के पोस्ट पे भी हूँ, झुंझुनू में बगड़ शिक्षा नगरी है वहाँ पे। और
उससे पहले लेक्चरर था ज्योग्राफी का, और 12th तक मैं भी साइंस बैकग्राउंड से ही हूँ। उसके बाद में चेंज की ट्रैक। मतलब पूरा हर जगह एजुकेशन चल रहा है, एजुकेशन का पूरा एनवायरनमेंट है, हाँ। पूरी फैमिली में ही। तो आप तो पूरा स्कूल के प्रिंसिपल में पूरे बच्चों को संभालते हैं, तो आपको मालूम है कि माहौल कैसा होना चाहिए। उस माहौल के कारण ही, क्योंकि सिस्टम तो हर जगह एक ही है, कोटा का सिस्टम बिल्कुल रेप्लिका इम्प्लीमेंट झुंझुनू किया है, लेकिन रिसोर्स भी वही है, स्टडी मटेरियल भी वही है, हम फैकल्टी भी यहाँ से ट्रेन करके वही भेजते हैं, ताकि जो कहते हैं उस पर एलन जो कहता है वही हमेशा करता हुआ दिखता है। लेकिन सबके लिए वही करते हैं। लेकिन वहाँ पे कितने बच्चों के बीच में अपनी पोजीशन बनाई, वहाँ पे कितने बच्चे थे झुंझुनू में? सर झुंझुनू में 12th के अंदर तो लगभग 100 स्टूडेंट्स थे, और 12th पास जो थे लीडर बैच के अंदर, उसके अंदर लगभग 80 के अराउंड स्टूडेंट्स थे। अभी पहले ये SIP चल रहा था, अभी मुझे लगता है कि इस बार जो वहाँ से ऐसी एक पहचान बनी है, तो इसको अब सेंटर में कन्वर्ट फरवरी में किया था, और अब ये लगता है कि वहाँ से ये एक कह दीजिए ट्रैक बन गया है, फुटप्रिंट्स के रूप में हमें डॉक्टर प्राचिता ने वहाँ पे दे दिया है कि अब आने वाले बच्चे इसको फॉलो करेंगे, और वहाँ के टीम की जिम्मेदारी बन गई कि और अच्छी केयरिंग करते हैं, ऐसे रिजल्ट को मेंटेन करें। चलो जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप कुछ कहना चाह रही थे अभी हाल? सर ये सिक्कर के साथ ही चल रहा था झुंझुनू का, तो लगभग 250-3,000 के करीब बच्चे टोटल थे। क्योंकि एलन का जो डिजिटल ऐप चलता है उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि हाउ मनी स्टूडेंट्स आर अपीयर्ड इन द एग्जाम, तो उस हिसाब से चलिए, तो आपका ड्रीम खुद का था, डिसाइड कर लिया, पेरेंट्स के हिसाब से भी हल्का सा कंसर्न कर लिया, आपने एलन को ज्वाइन किया। तो जो भी यहाँ पे इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपकी जर्नी को आप पहले हल्का सा अपने आप बताइए कि आप अपनी जर्नी में, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई अपने पढ़ाई के हिसाब से कमरा एक होता है, अपनी वो दुनिया बन जाता है। तो आपका पढ़ाई का तरीका क्या था? एक अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, या अपने हिसाब से जब पढ़ाई का मन लगता था उस हिसाब से बिल्कुल लपक के एक सनक और एक ललक से पढ़ते थे? नहीं सर, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला तो मेरा नहीं था। मैं नाइट आउल हूँ, और मैं रात को लेट ही सोती थी, लगभग 1-2 बजे के आसपास, और कभी कभी ज़्यादा लेट भी हो जाती थी सोने में। उस टाइम पे अच्छा कंसंट्रेशन बनता था, क्योंकि सब लोग सो रहे होते थे, तो फिर कोई डिस्टरबेंस नहीं होती थी, तो मैं रात को लेट तक पढ़ लेती थी। और रूटीन में फिर सुबह उठ के कोचिंग जाती थी, वापस आती थी, तो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे उनको रिवाइज़ करना, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस मॉड्यूल से, रेस से सॉल्व करना, और फिर छोटे भाई के साथ थोड़ी सी मस्ती, और फिर वही रात को पढ़ाई होती थी। बहुत बढ़िया। मतलब आपने अपने आप ही छोटे भाई को भी इसमें कह दीजिए इनका रोल भी दिखा दिया कि इन बीच में ब्रेक लेते होंगे पढ़ाई में, तो इसके साथ मस्ती करते होंगे, वापस से बैटरी चार्ज हो जाती होगी। आप रात को अपने को पढ़ाई को फोकस करने के लिए कोई और तरह का म्यूज़िक यूज़ करते थे कुछ ब्रेक के अंदर? हाँ, अगर कभी कभी पढ़ते टाइम माइंड सेचुरेट हो जाता था, तो उस टाइम पे बीच में थोड़े टाइम के लिए गाने सुनना, और ये सब फ्री होने के लिए थोड़ा हो जाता था। बहुत बढ़िया बात है। पढ़ाई के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं, बस मन लगना चाहिए, दिल लगना चाहिए। उस काम में मन लग रहा है, आप डूब रहे हैं, तो काम में अपना नो डाउट अच्छी एफिशिएंसी होगी। सर एक्चुअली हमारी जॉइंट फैमिली है, इसके दादा दादी और हम सारे के सारे साथ ही रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि दिन के अंदर काफ़ी डिस्टरबेंस रहता है। और रिलेटिव भी आते हैं, सारे दिन बातें भी होती हैं, और ये इसका स्टडी रूम जो है वो नीचे की फ्लोर पे था, ये ऊपर नहीं जाती थी क्योंकि इसका मन नहीं लगता था, तो ये नीचे ही स्टडी करती थी। तो मेरा मानना ये है कि दिन में डिस्टरबेंस की वजह से ये नहीं पढ़ती थी, रात को फिर बैठती थी। जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से देखिए, मालूम था कि दिन में पढ़ाई नहीं हो सकती, इसलिए अपने आप डिसाइड कर लिया कि रात को करना है, लेकिन कुल मिला के 24 घंटे में अपने काम को ढंग से मैनेज कर लिया। ऐसे कहते हैं अगर लगन है, अगर आपने सोचा है कुछ करना है, तो टाइम अपने आप निकलता है। ठीक है, टाइम अपने आप मैनेज होता है। चलिए, एलन के हिसाब से आपकी क्लासेस होती थी, और सब्जेक्ट वाइज आप आराम से अपने आप जो पढ़ाने वाले थे पढ़ाते थे, सब होता था। जब टेस्ट आता था, क्योंकि टेस्ट किसके लिए हो, उनको फाइनल एग्ज़ाम देना है, तो टेस्ट से घबराते थे क्या, डरते थे क्या? कोई टेस्ट का फियर फैक्टर? नहीं सर, टेस्ट से घबराहट तो नहीं होती थी। टेस्ट से पहले एक बार अगर सिलेबस पूरा हो जाता था तो कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ, अपन ने एक बार तो सिलेबस कर ही लिया है, NCERT पढ़ ली है, अब क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा तो इनके अंदर से ही, तो बस घबराहट नहीं होती थी, फ्री माइंड से एग्ज़ाम देती थी। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बात चल रही है, तो आप बताओ मिस्टर पार्थ, इनको देख के क्या लग रहा है?
आपके पेरेंट्स तो एजुकेशन में ही, दीदी के हिसाब से फिक्स हो गया कि डॉक्टर के हिसाब से हमको न्यू दिल्ली एम्स जाना है, आपको क्या बनना है? मैंने वैसे तो अभी डिसाइड नहीं किया है, पर मोस्टली डॉक्टर या फिर इंजीनियर का ही है। मतलब वॉच चल रहा है, वेट एंड वॉच चल रहा है। बिल्कुल, अभी तो अपना बचपना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, आपका इनके साथ झगड़ा होता था कभी कदार? हाँ, होता वो है। तो मज़ा आना चाहिए, झगड़ा तो तभी तो याद रहेगी, है ना। और आप इनके साथ, जैसे दीदी कह रही है कि जैसे कोई हल्का सा बीच में ब्रेक लिया, ब्रेक फॉर बेटरमेंट के हिसाब से, तो आपके साथ मस्ती करते थे, कोई खेल खेलते थे, क्या मस्ती करते थे? कोई ड्राइंग बनाते थे, कोई खेल खेलते थे, कैरम खेलते थे, क्या करते थे? नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत बातें कर लेते और हंसी मजाक। हंसी मजाक। एक ट्यून सुनाओ आप दोनों, जो आप ट्यूनिंग करते थे। हाँ, सुनाओ भाई, सुनाओ। हर भाई बहन को सीखना नहीं, चाहिए अच्छा चीज़ को, लगेगा आपस में एक सबको। दूसरे को कैसे सपोर्ट होता रहा। मतलब ये बच्ची बन जाती थी एक तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल, वो दोनों टोन बचपन में लौट सुनाओ जाते एक थे, बार। ये तो ही बच्चा और ये भी बच्ची बन जाती थी। रिलैक्स करने के लिए अपने आप को ये आपस में ये भी बढ़िया हंस रहे दोनों, ये भी अच्छी बात है। लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, नो डाउट। तो आपके टेस्ट से पहले कोई इतना ज़्यादा कुछ नहीं, जब टेस्ट दे के आते थे तो परफॉर्मेंस को एनालिसिस करके आपके मन में चलता रैंक क्या आई है, कोई रैंक को लेके आप चलते थे टारगेट? सर टारगेट तो यही रहता था कि अपना जैसे पिछला जो स्कोर था उससे इम्प्रूवमेंट हो गया, अगर जैसे पिछले जो मार्क्स थे उससे अगर काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो गया तो वो तो अपने आप में ही एक हो जाता था कि ठीक है, कितनी कोई सी भी रैंक आए, ये वाला इतना स्कोर आ गया, इतना अच्छा स्कोर आ गया, वो सही है। कभी कभार रैंक के लिए भी होता था कि यार फर्स्ट रैंक आ जाए, और मार्क्स भी थोड़े टारगेट रहते थे कि आ जाए या 7 लानी है? लानी है, भाई फर्स्ट लाने- रैंक लानी है। लाने के लिए पहले डिटर्मिनेशन की लानी है और फिर डेडिकेशन, डिवोशन चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, रैंक का कोई प्रेशर नहीं था, और ये वास्तव में पढ़ाई के हिसाब से ही होना चाहिए कि जितना हमने तैयार किया उसको हम रिटर्न कर लें, और एफिशिएंसी इज़ द की सक्सेस फॉर एनी एग्ज़ाम। चलिए, अब आपके ये जो टेस्ट होते थे इसमें आपको भी लगता था यार कभी यार यहाँ पे तो बच्चे बहुत कम हैं, सीकर से जुड़ा हुआ है, कभी ऐसा मन में लगा कि पढ़ाई के हिसाब से पढ़ने में आपको सब्जेक्ट में ऐसा लगा कि यार बच्चे क्लास में ज़्यादा होने चाहिए, चलो अपन कोटा चलें, ऐसा कुछ लगा कभी? नहीं सर, एक्चुअली हमारे बीच बीच में सिक्कर के साथ टेस्ट होते रहते थे, और एसीटी होते थे, ऑल इंडिया में कॉमन टेस्ट जो होते थे एलएन के, उनके अंदर ऑल इंडिया रैंक भी आ जाती थी, और फिर हमारा रिजल्ट एसीटी में और मेजर टेस्ट में सिक्कर के साथ ही आता था। तो सिक्कर के साथ कंबाइंड तो काफ़ी बच्चे हो जाते थे, तो फिर ऐसा कभी नहीं लगा कि यार कंपटीशन की कमी है, अपन को कहीं और जाना चाहिए। अच्छा, आप ये स्कोर अब भी देखते होंगे ना, 720 में से 700 प्लस कब तक आ रहे हैं, तो उससे लगता होगा, क्योंकि ऑल इंडिया में कितने बच्चे हों या सीकर से जुड़ के कितने बच्चे, पेपर 720 का सबका पेपर जो भी है, तो अगर आपको लगता है कि 720 में से कितने नंबर लाने कि आपका जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज सोचा वो आपको मिल जाए, पहले बार ड्रीम मेडिकल कॉलेज क्या था? सर ड्रीम मेडिकल कॉलेज तो एम्स दिल्ली बस था। वो तो आपका पक्का हो गया, वो तो लॉक हो गया कि वो अपना वहीं पे अपना घोंसला, जो अपने किया था फैसला, वो अपना घोंसला बन गया, वही अपना डेरा बसेरा हो गया। अब बताइए कि जो ये अपने 720, 715 जब भी ऐसे आते लगता होगा ना यार अपना जो ड्रीम है तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड बताता है, ठीक है। सर हाईएस्ट मार्क्स तो मेरे 710 रहे हुए हैं। ओके। 715-20 आए नहीं कभी, पर 710 पे भी फिर होप रहता था बिल्कुल। कि यार हो सकता है थोड़े बहुत इम्प्रूव भी हो जाए, या फिर पिछले साल के अरे रिजल्ट मजाक क्या थोड़ी, 720, 710 नंबर ला रहे हैं, मजाक थोड़ी, 24 लाख बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और पिछले साल का रिजल्ट देखे तो 710 पे भी एम्स दिल्ली मिल रहा था। ओके। कुछ बच्चों को, कुछ को नहीं मिल रहा था वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मोटिवेशन तो रहता ही था, जब 700 प्लस आते थे उसमें वो अपने आप में ही मोटिवेशन था। ओके। अच्छा, आप बेटा मैथ्स भी लेके चल रहे थे और आपका बायो भी था, तो आपने ये सोचा कि जेई मैथ्स का भी आपने फॉर्म भरा होगा, क्योंकि आपने बोला कि अभी एडवांस का ये है तो एग्ज़ाम तो दिया है तो फॉर्म भरा ही होगा, तो आपको चलता है कि दोनों को कैसे बैलेंस करें, था कि ऐसा कि इसका एग्ज़ाम को भी ढंग से देना है, प्रिपेयर करके देना है? नहीं सर, जेई मेंस के लिए ऐसे नहीं था कि इसके लिए अपन अलग से प्रिपरेशन करके इस एग्ज़ाम को ढंग से दें, मेन फोकस नीट पे ही था। जेई मेंस के लिए हाँ, एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, और वो सब जेई मेंस के लिए इतना ही किया था, मेन फोकस नीट पे था। तो सर, मैथ्स इसने एक और काम किया था, जैसे ही जेई का पेपर होता था तो ये वहां से कलेक्ट करके ले आती थी और उसको घर पे आके सॉल्व करती थी। सेंटर से। तो सेंटर से कलेक्ट करके ले आती थी, तो उससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, उसको पता चलता रहा कि जेई मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और उस लेवल की फिजिक्स इसकी हो गई। बहुत बढ़िया, इससे उसको नो डाउट एक तो जेई का लेवल हल्का सा ऐसा लेवल जहाँ लर्निंग भी होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट डेवलपमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट में डेवलपमेंट भी होना चाहिए,
तो वहाँ पे आपके कई बार अनसीन ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपका दिमाग कैसा चलता है, कैसा दौड़ता है, वो भी ज़रूरी है। तो अगर वो उसकी टेस्टिंग हो गई, अरे मैथ्स में इंटरेस्ट है ही, तो उसने इसको नो डाउट सपोर्ट किया ही होगा। मैथ्स का आपका क्या रोल रहा आपके इस पढ़ाई के ट्रैक में? सर मैथ्स तो मेरे लिए मतलब काफ़ी, जब मैं मैथ्स पढ़ती हूँ तो फिर मेरे दिमाग में और इधर उधर की और बातें नहीं चलती, फिर वो सब्जेक्ट का ही ध्यान में रहता है। और मैथ्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है और मुझे काफ़ी पसंद है, इंटरेस्ट है उसके अंदर। तो फिर जैसे मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, जैसे बायो पढ़ते पढ़ते अगर थक गई या फिर मुझे ऐसे हो रहा है कि यार काफ़ी टाइम से मैं ये इस टाइप का पैटर्न ही पढ़ रही हूँ, तो फिर मैं मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी, या फिर कुछ जैसे एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी 11th-12th की मैथ्स की, तो वो पढ़ लेती थी, उसमें से क्वेश्चंस कर लेती थी। तो वो एज ए रिफ्रेशमेंट काम करता था, माइंड रिलैक्स होता था। रिफ्रेशमेंट हो गया, एक हल्का सा चेंज होने से भी अच्छा लगता है। आपकी भी मैथ्स थी, तो आपको क्या लगता था जब आपको पुरानी अपनी, जब आपने मैथ्स के साथ अपने आरपीटी का एग्ज़ाम भी दिया था और अपनी बेटी को देखते थे, तो क्या लगता था कि मैथ्स को कैसे डील कर रही है? नहीं, मैथ्स को तो सही कर रही थी सर। एक्चुअली फिजिक्स मैथ्स की वजह से इसकी अच्छी हो गई। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग से ही ये फिजिक्स में हाईएस्ट 180 स्कोर कर रही थी। इसका थोड़ा यदि कम चल रहा था तो वो बायोलॉजी साइड में चल रहा था, लेकिन लास्ट में जाके बायोलॉजी को भी कवर कर लिया था। तो मेरा ये मानना है कि मैथ्स की वजह से इसकी फिजिक्स काफ़ी स्ट्रांग हो गई। हाँ, तो मैथ्स ने इसके लिए काम किया दोनों तरह से, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी, फिजिकल केमिस्ट्री में भी अच्छी ग्रिप के लिए भी, और एक सब्जेक्ट में कभी फेडअप हो गए या किसी में बोर हो गए तो सब्जेक्ट को चेंज करके, जहाँ इसका इंटरेस्ट तो ही, तो उनके क्वेश्चन को कर लिया, या उससे जुड़ा हुआ जो आपका जेई का कोई पेपर उसको करके देख लिया। मैथ्स की वजह से सिर्फ फिजिक्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, तो मतलब एक तरह से हॉबी के रूप में लेने लगी है मैथ्स और फिजिक्स को। क्या बात है। फिर बायो थोड़ा पीछे छूटने लग गया। फिर हम लोगों ने उसको बेटा सजेस्ट किया कि बेटा हॉबी ये तो ठीक है कि इंटरेस्ट फिजिक्स में ही ज़्यादा है, लेकिन फिजिक्स तो काफ़ी 1/4 ही पार्ट है नीट का, तो आप थोड़ा बायो को भी, अपने को बायो के बिना अपन आगे नहीं टॉप पे नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। तो बायो को भी थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, उसको रिवाइज आप ज़्यादा करो, तो फिर इस बायो को भी इसने कवर कर लिया। उससे परफॉर्मेंस पूरी आने में इसको काफ़ी हेल्प मिली। और उसके अलावा इसकी मदर तो क्या है सर, इसकी बारीक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखती थी, तो मैं हर चीज़ पे नहीं टोकता हूँ कभी, और उससे कई बार पेपर इसका डाउन हो गया, जैसे वीकली चल रहे हैं या जो टेस्ट चल रहे हैं सेंटर पे, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो ये तो होता रहता है, लेकिन मेजर कहीं गलती की तो फिर मैं उसको सीरियसली टोकता था। जैसे कई बार ओमार में 1-2 बार ऐसा हुआ कि गलत फीडिंग कर दी, भरना 2 नंबर है, आंसर 3 नंबर भर दिया 1-2 बार ऐसे, तो बेटा ये कभी नहीं होना चाहिए, इस पे आप पूरा फोकस रखो, क्योंकि जो आपका नॉलेज है उसको आप अगर आगे आंसर शीट में नहीं उतार पाओगे तो ये तो गलत चीज़ है। हाँ, क्वेश्चन नहीं आता, उसमें अटक गया या गलत हो गया, वो तो एक पार्ट है पेपर का, होता रहता है वो चीज़, तो उसको तो गंभीरता से नहीं लेनी, लेकिन इस बात को लेनी है कि ये गलतियाँ अपने को नहीं करनी है, क्योंकि ये अगर एक मेन एग्जाम में हो जाएगी गलती तो फिर परफॉर्मेंस और सारा जो तैयारी है वो किसी काम की नहीं है, कि किसी भी लेवल पे जा सकती है गलती, तो उसमें फिर काफ़ी इसने सुधार कर लिया। वैसे रिहर्सल का रोल ही है, अपन ये रिहर्सल कर रहे हैं, जितनी गलती करनी यहाँ पर कर लें, उनसे सीखें, सुधार करें, निखार करके आगे बढ़ें। बाकी जो एलन का टेस्ट शेड्यूल है सर, लास्ट 1 मंथ में काफ़ी 20 से 22-23 पेपर इन्होंने दिए, तो उससे काफ़ी एकदम फ्लो ऐसा बन गया उस पैटर्न से कि कहीं भी इनको ऐसे लगा नहीं कि अपनी मेन जो एग्ज़ाम है, जिसको 1 साल की तैयारी, 2 साल की तैयारी के बाद अपन उसमें जा रहे हैं, तो उससे कोई घबराहट होना या कहीं कोई एक्सपीरियंस की कमी। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि इनका 5 को पेपर था, 5 मई को, और शायद 21 को लिया गया प्राचीता, सेम टू सेम जैसे उसी टाइमिंग में पेपर हो रहा है, और ऐसी ड्रेस वैसी इसने पहन रहे हैं, शूज नहीं पहन के जाना है, खाली स्लिपरी पहनना है, इन सब चीज़ों का, बारीक चीज़ों का ध्यान, तो बच्चे को फीलिंग होती ही नहीं है कि आज मैं मेन एग्जाम में जा रहा हूँ या जो अपना जो फाइनल रिजल्ट का पेपर है उसमें जा रहा हूँ, क्योंकि अपना जो एलन सेंटर है उसके सारे शेड्यूल है, वही टाइमिंग है कि दोपहर 2 बजे से ही अपने को देना है, तो सारी उसकी हैबिट्स, होमवर्क शीट फिलअप करने की, वो करने की, ड्रेस की, पेन और कैसी पानी की बोतल ले जानी है, ये सारी चीज़ें इन प्रिपरेशन से बहुत बच्चों को हेल्प मिलती है। ये इसको भी मिली है रहा था इस बार कि अपन बच्चों को इतना हैबिचुअल कर दें कि इतनी बार नीट जो एग्ज़ाम दे दिया, उसी टाइम ड्यूरेशन में, उसी तरह का आपका जो एनवायरनमेंट होता है उसी में, वही प्रिकॉशंस, क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, क्या पहन के जाना नहीं जा या क्या पहन के नहीं जाना है, ये सब ध्यान रखते हुए उसी प्रकार से चेकिंग कर रहे हैं, पूरा चेक करते हुए इनको तैयार कर दिया। तो प्रैक्टिस करते करते इतने हैबिट बन गई कि आज यहाँ दिया, कल वहाँ दिया, फाइनल डे भी दे के आ गए, तो बहुत आसानी से इनको
बहुत easy मेंटली लगा। प्रिपेयर हो गए उस चीज़ के लिए बिल्कुल ही, उनको ऐसे लगा कि नॉर्मल यही एग्ज़ाम है, वैसा ही देते आ रहे हैं अपन तो रोज़। चलिए, अब आपको जैसे पापा ने बताया भी हाल की छोटी मोटी बातों पे तो आपको नहीं टोकते थे, लेकिन ये बात बहुत बड़ी थी कि अगर हमने अटेम्प्ट सही कर दिया, सब कुछ सही कर दिया, तो एमआर शीट में हमारा फिलिंग गलत नहीं होना चाहिए। आप अपने सिली मिस्टेक्स को जो भी है उसको शुरू से लगातार रेक्टिफाइड करने की कोशिश करते थे, क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा नासूर ही होता है सिली मिस्टेक। अटेम्प्ट क्वेश्चन एक भी गलत हो, अपने को मालूम है 5 नंबर पीछे चले जाएंगे, और ऊपर 5 नंबर कम होने का मतलब टॉप मेडिकल कॉलेज में एकदम आप हट गए, वो आपके ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। तो और बच्चों को बताइए कि आप सिली मिस्टेक को, जो भी अपनी जर्नी चालू कर रहे हैं, जो भी आपको सुन रहे हैं, और इस समय आप उनके सबके रोल मॉडल हैं, तो उनको बताइए कि सिली मिस्टेक को हमको शुरू से ही अगर ध्यान नहीं दिया तो कोई भी आदत न तो जल्दी बनती है, और बन जाए ना छूटती है। तो अगर कोई आदत आपकी गलत है, बन जाए, नेगेटिव करने की आदत पड़ गई, तो उसको टाइम लग जाएगा छूटने में। तो सबको बताओ क्या तरीका होना चाहिए ताकि शुरू से सिली मिस्टेक इनसे दूर होते चले जाएं। सर सिली मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने के लिए तो कंसंट्रेशन ज़रूरी है और प्रैक्टिस ज़रूरी है। हर टेस्ट के बाद जो जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनमें अगर सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो वो हमें या तो साइड मतलब रफ़ कॉपी में या कोई रजिस्टर बना के लिख लेनी चाहिए कि इस टाइप की क्वेश्चंस में ये गलतियां हो रही हैं, या फिर उनको ध्यान में रखना चाहिए कि नेक्स्ट टेस्ट में या फिर किसी भी अगले टेस्ट में ऐसा रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो मैं ये वाली गलती दोबारा ना करूं, और जब नेक्स्ट पेपर हो उसमें कोई सिमिलर क्वेश्चन दिखे तब भी ध्यान में आना चाहिए कि हाँ ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें ऐसे गलती हो गई थी, एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया या वर्टिकल से दिया है, और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और साथ ही क्वेश्चन तो एकदम ध्यान से पढ़ना ही चाहिए, उसमें चाहे 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाए उस क्वेश्चन को ध्यान से देखने में, लेकिन उससे 5 नंबर बच सकते हैं, क्योंकि कई बार नॉट इनकरेक्ट लिखा हुआ आ जाता है। तो एक एक वर्ड ध्यान में रखना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट होता है बाद में लास्ट में तो आदत सी हो गई थी कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते यहाँ ये वर्ड ऐसे अंडरलाइन करना, पूरा लास्ट में तो आदत ही हो गई थी एक एक वर्ड की कि इसको ध्यान से पढ़ना है। और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और पेपर को कंसंट्रेशन से देंगे तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सही बात अभी बोला, 10-15 सेकंड ज़्यादा लग जाए लेकिन फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा और वापस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जो कितना सिंपल तरीका बताए, हल्का सा फोकस करके अंडरलाइन करके पढ़िए, जो बचपन का तरीका है, ताकि पढ़ने में कोई सिली मिस्टेक ना हो। चलिए, ये पढ़ाई चल रही है, लेकिन घर में कोई इवेंट आता होगा, कोई फंक्शन होता होगा, त्यौहार भी आते हैं, बर्थडे भी आती है, मम्मी पापा शादी की सालगिरह भी आती है, आपकी बर्थडे भी आती है, और तरह के कई इवेंट्स भी आते हैं, कभी और किसी की शादी आती है, तो आपने कैसे अपने आप को मैनेज किया? सर शादियों में तो जो मतलब क्लोज शादियां होती थी उन्हीं को अटेंड करती थी, बाकी शादियों में तो ऐसा होता था कि यार घर पे ही रह के खाना खा लेंगे, फालतू में टाइम लगेगा, उधर जाएंगे और करेंगे। तो शादियों का तो ये है। और बर्थडे तो मेरा हर बारी एग्ज़ाम्स में ही आता है। मेरा बर्थडे 7 मार्च को है, तो 7 मार्च को। अच्छा, बोर्ड एग्ज़ाम्स थे उस टाइम पे। अच्छा। तो उसका तो उस दिन तो सेलिब्रेशन वैसे ही नहीं हुआ। बोर्ड एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हुए उस दिन थोड़ी छोटी पार्टी कर ली। 7 मार्च से मुझे भी याद है, हमारी शादी की सालगिरह 7 मार्च है ये तो बहुत खुशी की और बात है। छोटे बेटे का बर्थडे भी 7 मार्च को है। चलिए, उनका भी बड़े हिसाब से ये एग्ज़ाम चलते रहते हैं, स्कूल के या बोर्ड का एग्ज़ाम ये चलता था। अच्छा, एक बात और है, लेकिन कुछ तो कुछ अपने को चाहिए, हल्का सा एक एनर्जी के हिसाब से थोड़ा सा एग्जर्शन ख़त्म करना, मेंटल फिजिकल। तो पिक्चर उच्चर जाते थे, मॉल वॉल जाते थे? क्योंकि घर में रहते थे, कई बार पिक्चर देखी होगी नो डाउट। हाँ देखी तो है, पर कम ही जाते थे। जैसे हमारी रक्षाबंधन पे 5 दिन की छुट्टियां हुई थी, ओके। तो उस टाइम पे चले गए, या फिर कभी छुट्टियां होती थी तभी जाते थे। ऐसे इतना फ्रीक्वेंट नहीं था, वो बस माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए एक बार हो जाता था। अब देखो, सीधी सी बात है कि जो मेन काम है, अगर अच्छा हो रहा है, टेस्ट आपका अच्छा हो गया, सब कुछ आपने अपने को मैनेज कर रखा है, कोई चीज़ बैकलॉग नहीं है, तो ऐसा भी आपको हल्का सा रिफ़्रेश करने के लिए करना चाहिए। जो बच्चे कोटा आ जाते हैं या कहीं बाहर निकल के जाते हैं उनको तो ध्यान रखना ही पड़ता है, लेकिन जो बच्चे घर में होते हैं ना उनको और ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि घर के अंदर जो भी माहौल है उसमें अपने आप को ढंग से एडजस्ट भी करना है और अपने हर चीज़ को बिल्कुल मैनेज भी करना है। घर पे सर जैसे डिवाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह तो इनको देते नहीं थे बच्चों को, क्योंकि वो तो पूरे दिन उनके पास रहेगी, मोबाइल है और पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे थोड़ा सा मनोरंजन के लिए इतने छूट दे रखी थी कि फ्रेश होने के लिए शाम को खाना वाना खा रहे हो उस टाइम थोड़ी देर टीवी में भी हल्के फुल्के हैं, जैसे इनको सीरियल देखते थे
एक तो बालवीर आता है कोई बच्चों का, तो साथ में पार्थ भी देखता है, तो दोनों उसी की बातें कर रहे हैं, बच्चे की तरह हो गए उनमें। तो वो ठीक है, एक साथ तारक साथ में मेहता। खाना भी खा रहे हैं। एक वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो इस तरह का, ताकि उनसे थोड़ा इनका मूड रिफ्रेश भी हो जाए। बच्चे को बीच में गैप तो चाहिए ही, 4 घंटे हो जाए पढ़ते हुए, 3 घंटे हो जाए, तो ये नहीं है कि वो 10 घंटे लगातार पढ़ेगा। थोड़ा सा उसको रिवाइज बहुत जरूरी है। चार्ज होने के लिए ये ज़रूरी है कि बीच बीच में वो अपना 3-4 घंटे के बाद में एक ब्रेक हो। उनको बोल भी रखा था, बेटा कंटिन्यू पढ़ो 3 घंटे 2.5 घंटे, हाँ, उसके जब बाद तक में आपका थोड़ा फोकस रहे, सा फोकस रहे, आप कैच कर रहे हो। बिल्कुल। और जब ओवरफ्लो होने लग गया, दिमाग में नहीं बैठ रहा है, तो आप आओ बाहर घूमो थोड़ा। आधी बार झूले पे बैठती थी, आगे 10-15-20 मिनट उस पर भी अपना एक तरह से ध्यान लगाती थी, तो दिमाग उससे रिफ्रेश करके उसके बाद दोबारा बैठती थी। आज खास बात क्या है इसमें विनोद जी, कि अभी तक जिन बच्चों से मिला ना, अधिकतर बच्चे घर छोड़ के बाहर आके पढ़ाई करी। जैसे दिव्यांश है, उसने निकला वहाँ से, चंडीगढ़ से कोटा आया। आपका जो डॉक्टर कहते मंजूर है, वो पटना बिहार से आया। ऐसे बच्चा अधिकतर, लेकिन ये एक अलग एग्जाम्पल है जिसमें घर में रह के और वहाँ के माहौल को, अभी नहीं मैं पढ़ाई करूँ बाकी सब बंद कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पढ़ाई करनी बिल्कुल, तो अपना टाइम देखा कि भाई चलो रात को पढ़ लेते हैं, चलो भाई जब जरूरत होगी, छुट्टी लगी रक्षाबंधन की, तब पिक्चर देख ली। लेकिन हर चीज़ को बिल्कुल ऐसा किया कि कोई चीज़ पेंडिंग नहीं हुई और आराम से स्मूथ ट्रैक पढ़ाई का चलता है। हाँ बिल्कुल, आदि उसी चीज़ की, संयुक्त फैमिली में रहने की आदि थी पहले से ही, बचपन से ही। दादा दादी भी साथ में हैं, हम लोग तो दिन में चले जाते थे, तो वही दिन में केयर करते थे कि भाई ठीक है, बाहर ट्रांसपोर्ट से बस से आ रही है, तो गेट पे वो रिसीव कर लिया उन्होंने, आ गए, कुछ इनको गर्म खिला दिया, तो वो में हेल्प भी मिलती थी संयुक्त फैमिली से। और थोड़ा एनवायरनमेंट भी ऐसा रहता था कि बच्चे भी थोड़ा बीच में उनसे घुल मिल जाके, इनका दिमाग है थोड़ा वो रहता है कि ठीक है, हल्का फुल्का एकदम से, हल्की फुल्की हरकतें चलती रहती थी, स्ट्रेस नहीं आने देते, स्ट्रेस नहीं आने देते। ये पढ़ाई का माहौल बहुत जरूरी है। पढ़ाई के लिए स्ट्रेस इन पे दिया भी नहीं हमने, बेटा कि अपनी परफॉर्मेंस पूरी आप दो, स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है। और जो अन्य विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ सर, तो मेरी उनको यही सलाह है कि आप स्ट्रेस फ्री होके पढ़िए। स्ट्रेस से कोई चीज़ नहीं होगी, और पेरेंट्स के लिए ये है कि अपन उस पर बच्चे को थोपे नहीं चीज़ को, बच्चे में इंटरेस्ट पैदा करें। जिस फील्ड में आप उसको भेज रहे हो, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, तो बच्चे को उसके बारे में थोड़ी, उसका जो प्रोफेशन है कि उससे अपने को कैसे आगे की लाइफ है वो अच्छी उसकी रहेगी, या समाज में उसमें कैसे प्रतिष्ठा बनेगी, वो चीज़ें उसके सामने अपन रिपीट करके, और उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। इंटरेस्ट से ही बच्चा उस चीज़ को अधिगम कर पाएगा, ग्रहण कर पाएगा, तो वो थोड़ा ईजी उसके लिए हो जाएगा। स्ट्रेस से तो उल्टा उसमें कुंठा आ जाएगी कि उनको उस बार बार कहेंगे नहीं ये करो वो करो पढ़ो। हम इसको कभी भी इस तरह से नहीं कहते थे कि भाई पढ़ लो पढ़ो पढ़ो, पूरे दिन कहने से कभी प्रेशर नहीं डालते थे, प्रेशर नहीं डालते थे। वैसे मैं कह रहा हूँ, आपने स्ट्रेस बोला, मैं तो स्ट्रेस या प्रेशर से आप नॉर्मल लाइफ के काम को गलत कर देते हो। बिल्कुल, पढ़ाई तो अपनी जगह, तो पढ़ाई में तो बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, ना फिजिकल एक्सेशन ना मेंटल एक्सेशन, बिल्कुल हल्के होके पढ़ना चाहिए। बच्चा इंटरेस्टेड रहेगा, अंदर से खुश रहेगा उसका मन, तभी उसका वो पूरी मैटर को समझ पाएगा वो। तो इसको यही रहता था, उल्टे का हम ये और बोलते थे इसको भी, थोड़ा सा लेट नाइट वाला, कि अपने लोग हैं वो भी ये सजेस्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा लेट सोने से, फिर हम ज़्यादा एज वाले लोगों को फील भी होती है सर इसमें कि लेट सोते हैं तो फिर सुबह दिन में थोड़ा भारीपन रहता है, लेकिन बच्चों को इतना नहीं होता। तो ठीक है, मैं उसको तेरे को शूट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम कर ले, कि 2-3 बज जाते हैं तो 1 बजे तक फिनिश कर लिया कर, फिर कम से कम 7 घंटे 7 से 8 घंटे तक नींद लेके फिर आराम से उसको उठाते थे, कि जब नींद पूरी होगी तो ज़रूरी है कि अगले दिन में रिचार्ज होके और फ्रेश होके पढ़े। तो नींद तो कम से कम वो, उसको टाइम वेस्टेज नहीं मानते थे हम, कि जितना सो रहा है, जितना आपकी बॉडी नींद मांग रही है, वो ज़रूरी है कि आप दूसरे दिन इंस्टीट्यूट जा रहे हो तो वहाँ भी फ्रेश रहो और आपका दिमाग भी बिल्कुल एक्टिव रहे। तो यही एग्ज़ाम से पहले भी हमने किया। पहले दिन इसको काफ़ी लेट उठाया था, कि रात को लेट सोई थी, फिर इसको काफ़ी 10 बजे ही उठाया सुबह। फिर थोड़ा नाराज़ भी होगी कि मैं 9 बजे के लिए बोल रही थी 1 घंटा, कि मुझे इतना लेट ख़राब हो गया। बेटा टाइम ये ख़राब नहीं हुआ, ये एनर्जी गेन की है आपने, कि दिमाग है वो फ्रेश रहेगा, कि उसको भी, दिमाग को भी रेस्ट से ही उसकी एनर्जी गेन होती है, कि रेस्ट कर रहे हैं। तो जितने लोग इस समय बच्चे घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, और जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो पेरेंट्स जो मैसेज दिया उसको ध्यान सुनो, और जो घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, देखो कि आराम से घर में रहकर भी अगर आपके पास सब तरह के सोर्स हैं, साधन है, सुविधा है, तो वहाँ भी आप माहौल अपने आप देख के पढ़ाई कर सकते हो। और ऐसे सिलेक्शन तो बहुत आसान है, ऐसे कमाल भी कर सकते हो, ऐसी मिसाल भी बन सकते हो। चलिए अब आपसे आगे बात करते हैं कि आपके जो एलएन के हिसाब से जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता था, जो कंटेंट था आपके पास, जो आपके मॉड्यूल थे, जो नोट्स थे, उनको सबको आपको लगता सफिशिएंट है वो? हाँ सर, क्योंकि एलन
की तरफ से इतना सारा मटेरियल मिल जाता था। पहले हमें लगता था कि अच्छा मॉड्यूल मिल गई, फिर रेस दे दी, ऐसे होता था ठीक है और दे दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पर बाद में आगे आते आते फिर एनसीआर, हैंडबुक, इतनी सारी चीज़ें मिल जाती थी, इतना मटेरियल मिल जाता था कि ऐसे होता था अरे यार इसको सॉल्व कर ले, वही हाँ। बहुत है। ज़्यादा सोर्सेज पे जाके हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। हाँ। हम बच्चों से कहते थे हम आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, आपको लगातार बिजी रखेंगे, ताकि आपको लगे यार कि एक प्रैक्टिस भी लगातार चल रही है और हमको लगातार कुछ ना कुछ नया मिल रहा है, तो एक एक्साइटमेंट भी रहता है। और हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को जितने भी झटके देने यहाँ दे दें, यहाँ भले कोई नई चीज़ दे दें, झटका लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन उस झटके को सहन करने का नेचर भी आ जाएगा, बोल्डनेस भी आ जाएगी, तो वहाँ आराम से बोल्ड और कूल होके जाएंगे, रिलैक्स होके जाएंगे कि हर झटके को हमने सहन कर लिया, तो वहाँ कौन सा नया झटका आएगा। और फिर प्रैक्टिस लास्ट में बिल्कुल रिगरस प्रैक्टिस चलती थी, पेपर की प्रैक्टिस हो जिसके अंदर आपका वही टाइम हो, वही तरह का एनवायरनमेंट हो, वही तरह के रूल्स रेगुलेशंस हो, डिसिप्लिन हो, तो उसका फ़र्क पड़ता है। और सब तैयार होकर जा रहे हो तो वहाँ आपको अटपटा लगेगा नहीं, इसका ध्यान रखता है। सर चलिए। एक और मैं ऐड करना चाहूँगी, इसको मैंने कई बार बोला कि सीकर के अंदर काफ़ी इंस्टीट्यूट्स चलती हैं कि वहाँ से स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा देते हो, तो आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसने उस चीज़ को भी अवॉइड किया कि मम्मा ये जो मटेरियल है ये मोर देन सफिशिएंट है, मैं उसको नहीं कर पाऊंगी, आप मेरे लिए इतना मत कीजिए। तो ये एलन का जो स्टडी मटेरियल है उसको उस पे ही कंसाइज मतलब उसी पे टिकी रही, इसी वजह से आज 720 पे पहुंची है। अब मैं भी यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ मदर के साथ ही आपके, कि कई बच्चों से मिला, कईयों से टॉपर स्टॉक किया, वो दिव्यांश हो कि आप हो, कोई भी हो, हर बच्चे ने बोला सर एलन जो कंटेंट तैयार करके दे रहा है वो बहुत तरह के सोर्सेस से लेकर तैयार करता है। आज आपका मॉड्यूल तैयार किया तो जितने भी तरह के, एक सब्जेक्ट की बात करें और तरह की बुक्स हैं, सबका अलग अलग जो कंटेंट डिफरेंट है उसको यहाँ ले लिया है। तो हर की अलग स्पेशल चीज़ को एक जगह कलेक्ट कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया, बस इसको ढंग से कर लो। आप उसको ढंग से करते जाओ तो सिलेक्शन बहुत आसान है, आप आराम से किसी भी एग्जाम के सिरमौर रिजल्ट के साथ टॉप कर सकते हो। इसका मतलब अपने को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सिस्टम को ढंग से फॉलो करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी पढ़ाई के अंदर जो आपकी खुद की गलतियां दिख रही उनको सबसे ज़्यादा रेक्टिफाइड करें, उन पर पूरा फोकस करें। अब डॉक्टर साइनी वैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। अब आता थोड़ी सी बात, भाई रिहर्सल चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक दिन फाइनल डे भी आएगा और हमेशा एग्ज़ाम तो दिन में होता है तो रात को सोना पड़ता है। तो आपके अंदर क्या था जब आप 4 मई की रात को सोने जा रहे थे और 5 मई को आपका एग्ज़ाम था, उस समय आपके अंदर क्या थॉट्स चल रहे थे? सर लास्ट नाइट पे तो मैं नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था तो थोड़ा जल्दी सो गई थी और थॉट्स यही चल रहे थे, अपना सिलेबस हो गया है, अपना रिवीजन हो गया है, अब अपन को अपना बेस्ट देना है। वेरी गुड। अपन को ये नहीं सोचना है कि यार कितने मार्क्स आएंगे, कौन सा रैंक आएगा, इन सब चीज़ों को एक बार साइड में रखना है और अपने को बस पेपर पे कंसंट्रेट करना है। जब मैं फिर 5 मई को जब गए एग्ज़ाम देने के लिए, उस टाइम भी पेपर करते टाइम मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ पेपर पे था, क्वेश्चंस पे था और ऐसे नहीं था मन में कि यार अपने 720 आएंगे क्या, अपने कौन सी रैंक आएगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा। उस टाइम इन चीज़ों पे कंसंट्रेशन नहीं था, सिर्फ पेपर पे था। बहुत बढ़िया। ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, पहले से सोचना नहीं चाहिए ये लाना है कि वो करना है, अपना बेस्ट करना है, खत्म। और बेस्ट करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं और हमने प्रॉपर रेस्ट भी किया, जहाँ आप जल्दी सो गए थे और आपने उसके हिसाब से अपने लिए फाइनल डे गए तो स्कूल माइंड से गए कि आज अपना बेस्ट करना है, आज फाइनल डे, और कुछ नहीं सोचना कि कितने नंबर लाने हैं, क्या रैंक लानी है। तैयारी पर अपना कॉन्फिडेंस है और जितना अपने को तैयार किया है उनमें से कोई पुरानी गलती रिपीट नहीं करनी, और वो आपने करके दिखाया। पेपर का लेवल हर बार अपन कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं बच्चे पेपर के हिसाब से एडवांस चलते हैं। आप जब पेपर देके फ्री हुए तो आपको लग गया था कि आज फुल? सर फुल तो एक्सपेक्टेशन से फुल तो बहुत बड़ा होता है ना कि 720 आउट ऑफ 720, तो इतनी कुछ तो एक्सपेक्टेशन आइडिया हो जाता, करते करते लग जाता है यार पेपर बायो कर रहे, कोई अभी अटकाट की हुई नहीं, आराम से फटाफट हो रहे हैं। फिजिक्स में भी देखो चॉइस सेक्शन में तो 20 अपना था, 20 सेक्शन में हर में आप आराम से देख रहे हो 15 में से 10 छांट के कर रहे थे। अब सेक्शन ए जो रह गया उसमें से क्वेश्चन के साथ लग रहा होगा कि यार आराम से स्मूथनिंग चल रही है और जो तरीका बताया राउंड में करते हैं वैसे किया होगा, और टाइम के हिसाब से आपने इतनी प्रैक्टिस करी थी, इतनी बार आपने अपने को यूजी एग्ज़ाम जो नीट का था उसके हिसाब से अपने को तैयार कर लिया था, तो वो कोई चीज़ नई तो नहीं थी। तो आपको लग रहा होगा कि पेपर आपका अच्छा टाइम के हिसाब से पूरा हो गया था।
हाँ सर, पेपर मेरा 1 घंटे पहले हो गया था। 1 घंटे? सुनो भाई ध्यान से, यही प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। इतनी प्रैक्टिस कर ली कि टाइम मैनेजमेंट क्या, टाइम प्रोड्यूसर बन गई। 1 घंटा प्रोड्यूस कर लिया, सब कुछ संभव ठान लो तो। केवल एक क्वेश्चन सेकंड राउंड के लिए छोड़ा था इसने। अच्छा, मम्मी को ज़्यादा याद है, जंग से अच्छा डिस्कस किया होगा अच्छी तरह से। हाँ, वो एक्चुअली फर्स्ट राउंड में 179 क्वेश्चंस कर लिए थे। वो 1 घंटे पहले जो था 2 घंटे 20 मिनट पे, उस टाइम पे मेरे 179 क्वेश्चंस हो गए थे। एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा छोड़ रखा था कि बाद में ढंग से सोचूंगी या तो वरना छोड़ दूंगी, थोड़े वो वाली कौन सा फीलिंग क्वेश्चन थी था? उस क्वेश्चन में। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, Organic question स्पेलिंग सॉल्यूशन का। अच्छा। तो उसके अंदर मुझे था थोड़ा क्लियरली याद नहीं आ रहा था। आंसर तो आ रहा था मेरे दिमाग में, पर मैं श्योर नहीं थी उस बारे में। पर पापा ने मेरे को कहा था कि थोड़ा भी याद आ रहा हो तो क्वेश्चन करके आ जाना। वो पॉजिटिव रिस्क है, लगता है यार अपन को आज पूरा ही करना है तो कोई बात नहीं। जब मालूम है कि ऑप्शन के अंदर की यार 2 तो फेल हो रहे हैं, 2 में से कंफ्यूजन लग रहा है, कर लिया 179, चलो 180 पूरे करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाद में जब 2 घंटे 20 मिनट में मेरा बाकी का पेपर पूरा हो गया था, तब मैंने सोचा इस क्वेश्चन के बारे में फिर से ढंग से सोचती हूँ, सिर्फ इसी के बारे में। तो उस टाइम पे मैंने वापस सोचा उस क्वेश्चन के बारे में, और फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार ये आंसर होना चाहिए इसका। तो मैंने फिर वो क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिया। उस क्वेश्चन का हर मेरे टॉपर स्टॉक में जिक्र हो रहा है। जो फिजिक्स का क्वेश्चन था ना, उसमें आपने क्या किया था, एटम वाले में क्या किया था? सर, एटम्स वाला क्वेश्चन तो था, उसमें सेकंड स्टेटमेंट था दैट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। तो उस ईच से थोड़ा हो रहा था कि यार ईच तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई एलिमेंट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं और डीके कर जाते हैं। उनकी हाफ लाइफ कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ही कम होती है। तो ऐसे हो रहा था यार, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ इतनी सेकंड के लिए स्टेबल रहते हैं, तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि ऑल एलिमेंट्स आर स्टेबल। वो नहीं हो सकता, तो आपने उसको तो फिर मैंने उसको इनकरेक्ट किया। इनकरेक्ट फॉल्स कर लिया। मैं वैसे ही बच्चों से कहता हूँ यार, क्वेश्चन में कभी भी कहीं मस्ट आ जाए ना, ईच आ जाए, उसको नेगेटिव कर देना, वो मतलब फॉल्स हो जाता है। उसमें तो वो मे से अपने आप लगता है मे मतलब पॉसिबिलिटी आ गई, लेकिन मस्ट मतलब आपने बिल्कुल सॉलिड किया, ऐसा होना ही चाहिए। तो जनरली ऐसे केस में, जनरली केस में कोई भी सब्जेक्ट का हो, वो आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। चलिए, तो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ज़्यादा इंटरेस्ट किस में था? क्योंकि मैथ्स तो अपनी जगह, इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी में ज़्यादा इंटरेस्ट किस में था? सर, ज़्यादा इंटरेस्ट तो फिजिक्स में ही था। ठीक है। अब अपने को हल्का सा बच्चों को बताना है कि ये आपका जो ट्रैक है, इसमें आपने अपने को 10 के बाद से दोनों लाइन लेके चले। जब आप 2 लाइन लेके चल के दोनों रिजल्ट दे रहे हो, जेई मेंस में भी दे रहे हो, एडवांस में भी दे रहे हो, इधर यहाँ पे सिलेक्शन फुल आउट ऑफ फुल ला रहे हो, 720 आउट ऑफ 720 आ रहा है। तो इनको बताओ, जब एक ही लाइन लेके चलें, केवल बायो या केवल मैथ्स साइंस साइड के अंदर, तो कैसे चलना चाहिए? हल्का सा मैसेज दो, बच्चे आपको बिल्कुल इस समय बहुत ध्यान सुनेंगे और आपकी बात को बिल्कुल पत्थर की लकीर मानेंगे। जब एक ही सब्जेक्ट लेके अगर अपन चल रहे हैं, तो उस टाइम पे तो अपन अपना मतलब वही है कि इंटरेस्ट भी इसी में है और अपने को प्रोफेशन भी इसी में बनाना है। तो फिर उस टाइम पे तो कंसंट्रेट करना और भी आसान हो जाता है, फिर अपने को इधर उधर की चीज़ें नहीं सोचनी। तो उसमें तो अपना है कि यार अपने को डॉक्टर बनना है, अपने को बायो भी इंटरेस्टिंग लगती है। तो उस टाइम पे तो फिर जैसे आपको जो भी अपने टीचर्स हैं उनको फॉलो करना है, उनकी बात को अच्छे से सुनना है और बहुत सारे सोर्सेज पे जाके डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि यार इधर से भी पढ़ लूँ, इधर से भी पढ़ लूँ, इधर से भी। वो फिर काफ़ी अलग अलग जगह जाते हैं, तो रिवीजन में फिर प्रॉब्लम आती है, रिकॉल करने में भी प्रॉब्लम आती है। इससे अच्छा हम एक ही सोर्स पे स्टिक रहें कि यहीं से पढ़ रहे हैं, रिवाइज़ भी यहीं से कर रहे हैं, तो फिर वो रिकॉल भी जल्दी हो जाता है। और बायो के लिए तो एनसीईआरटी ही मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से आते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो वो हमें एनसीईआरटी में साइड में लिख लेनी चाहिए कि अपन रिवाइज़ करते टाइम उस पर भी एक नज़र एक बार मार लें, क्योंकि हो सकता है कोई बाय चांस 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाए। और केमिस्ट्री के अंदर भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर तो एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, और फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है। देखो, तीनों तरह से बता दिया एकेडमिक गाइडेंस के अंदर। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात करिए, आप किसी सिस्टम में जहाँ पढ़ रहे हो बस उसके हो जाओ, क्योंकि सिस्टम आपको ढंग से पढ़ाना चाहता है। वो पूरी तैयारी के साथ आपके सिलेबस को देख के आपके कंटेंट को तैयार करता है। तो फिर आप इधर उधर मत सोचो ये भी कर लें वो भी कर लें। आप एलन सिस्टम में हो तो एलन जो आपको दे रहा है उसको बिल्कुल मान के चलो, इसके साथ अगर मैं चला तो आराम से बिल्कुल मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। और फिर आप जिस लेवल पर अपना रखेंगे डिवोशन, डेडिकेशन, बाहर के जितने भी तरह अट्रैक्शन, उससे अपने को बिल्कुल फ्री रखेंगे, कट ऑफ रखेंगे, तो बस जिस हम अपन कहते हैं जब जो काम करना है, राइट वर्क द राइट टाइम,
या ये कह दीजिए राइट वर्क एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एट द राइट एज ऑफ लाइफ, दैट इज़ लाइफ। अगर उसको लेके चलते हो तो बेटा जैसे इन्होंने अपनी पहचान बनाई है तो बिल्कुल टॉप लेवल रिजल्ट के सिरमौर है। आपका सिलेक्शन तो 12th के साथ यूँ आसान है। जो बच्चे 10 के बाद अगर 2 साल के सफ़र में चले, आपका क्या कहना है कि हर बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, भला उसका लाइन इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो? हाँ सर, सिलेक्शन तो सब जो भी मेहनत करेगा और डेडिकेशन के साथ पढ़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेगा, उनका सबका सिलेक्शन हो सकता है। भले सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है, तो हो सकता है हर बच्चा टॉप रिजल्ट नहीं दे सकता, पर सिलेक्शन सब डिज़र्व कर सकते हैं अगर वो हार्ड वर्किंग हो, सिंसियरली पढ़ाई करें। और एक होता है खुद के साथ ईमानदार होना। किसी दूसरे को हम जो भी बताएं कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम दूसरे को क्या बता रहे हैं, पर हमें खुद के साथ ईमानदार होना चाहिए कि मेरा इतना टॉपिक हो गया है, मुझे आज ये भी करना था पर मैं नहीं कर पाई, तो उसको हम जब भी हमें राइट टाइम लगे कि इसको कल कर लूँगी साथ में, या फिर जैसे कि कल वाला टॉपिक तो कल कर लूँगी, इसको संडे को कवर कर लूँगी। मतलब अपने प्रति पूरा ट्रांसपेरेंट हो, क्रिस्टल क्लियर हो कि जो है सो है, ठीक है, टाइम के साथ सब कवर कर लेंगे। हम तो कई बार देखते हैं बच्चों का मालूम पड़ा जब पूछते नंबर कितने हैं, कई लिखते आ रहा हूँ 720 कमेंट बॉक्स में लिख के जाते हैं, कोई तो लिखते हैं 1440। मैंने सब 2 पेपर दिए थे। लेकिन मजाक थोड़ी भाई, थोड़ा समझो, मस्ती अपनी जगह करनी, लेकिन मस्ती तो कुछ हस्ती बन जाओ। जैसे हस्ती बन गए ना, आराम से मस्ती करेंगे। लेकिन भाई आपको सीधे बोला है कि अपने प्रति ईमानदार हो, अपने पेरेंट्स के प्रति ईमानदार हो, अपने टीचर्स के प्रति ईमानदार हो, अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार हो, और हॉनेस्टी ऑलवेज रिवॉर्डेड। वो अदालत सबको देखती है। इसलिए अभी जो आपको काम करना है, पुरुषार्थ करना है, जो आपका कर्म क्षेत्र है, पढ़ाई का टाइम है ना, तो बस पढ़ाई के हिसाब से जो आपने खुद ने डिसाइड किया है। अभी जो बोला है, मैं डॉक्टर प्राचिता बोलूँगा कि अगर आपका सपना खुद का है और फिर आपको पेरेंट्स ने पूरा आपको हर तरह की सुविधा दे दी, सिस्टम ने आपको पूरा साधन दे दिया, तो आपको समय भी ऊपर वाले ने दे रखा है, और ऊपर वाले का दिया समय सबके लिए बराबर होता है। लेकिन एक चीज़ खुद को लगानी पड़ती होती सनक, वो होती जिद, वो होती ललक, वो होता है जज्बा, वो होता है जुनून। और जुनून कब तक और कैसा होना चाहिए? आपकी आंखों में हो जुनून, आपके इरादों में हो जुनून, किसी से बात करो तो आपकी बातों में हो जुनून, आपके काम में हो जुनून। और फिर अगर ये जुनून चलेगा तभी आपको मिलेगी मंजिल और दिल को आएगा सुकून। बहुत ज़रूरी है ये जुनून है। एक छोटे से नगर सीकर से पहचान बनाई, उसको पहचान दे दी। मैं तो आपसे बोलूँगा, अब आप डॉक्टर लाइन में जा रहे हैं, क्या बनना चाहेंगे डॉक्टर में? सर डॉक्टर में कौन सी ब्रांच लेनी, वो तो अभी डिसाइड नहीं किया कि कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, कुछ ये ऑप्शंस हैं कंसिडरेशन में। बाकी एज ए डिसाइड एग्जैक्टली डिसाइड नहीं किस किया। ऑर्गन के डॉक्टर बनना है, ब्रेन का बनना है कि हार्ट का बनना है, ऐसा डिसाइड नहीं। लेकिन ये पक्का है कि स्टार्ट न्यू दिल्ली एम्स से करना है, वहाँ से शुरुआत करनी है। चलिए आपको हम ये अभी शुभकामनाएं देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं। अभी से हार्दिक बधाइयाँ तो पहले दे ही रहे हैं, लख बधाइयाँ चल रही, तो लगातार विशेष आ रही हैं, बेस्ट विशेष आ रही हैं। लेकिन आप ये पक्की बात है कि आपने जो प्रूफ कर दिया है वो एक ऐसा एग्जाम्पल बना है कि आगे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे, जब 2 को लेके आप 2 जगह पहचान बना रहे हो, दोनों जगह अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये पक्की बात है आप जिस भी तरह के एग्ज़ाम को इसी तरह से देंगे ना, उसमें आप आराम से लगातार बढ़ते चले जाएंगे, कहीं आपका अनसक्सेस वाली बात ही नहीं आएगी। अब आप अगर यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाहें, बच्चे करते हैं, डॉक्टर बनने के बाद यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या इंजीनियरिंग आईटी करने के बाद यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आगे कलेक्टर बन रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। या फिर अगर हम जा रहे हैं तो आगे हमको एमबीबीएस भी करना है, पीजी भी करना है, और टॉप लेवल के स्पेशल डॉक्टर बनना है। तो मैं तो आपसे ये बोलूँगा, आप आने वाले 15-20 साल के बाद जब स्पेशल किसी भी ऑर्गन के डॉक्टर बन जाएँ, ऐसे काज करें कि लोगों के दिल में राज करें, और आप इस तरह से वहाँ पर आपकी खुशबू चले, ऐसे खुशबू फैले, ऐसा आपका काम करने का तरीका रहे कि वो शहर हो, कि वो नगर हो, कि मेट्रो सिटी हो, कि वो राज्य हो, यहाँ तक कि देश हो, वो आपके नाम से पहचाना जाए। आपके सिग्नेचर लोगों के लिए ऑटोग्राफ बन जाए और हर कोई आपके साथ सेल्फी लेना चाहे। ये आपके लिए बेस्ट विशेष है। और डॉक्टर हैं तो दूसरों के लिए जीना ही है, क्योंकि डॉक्टर बनते दूसरों के लिए है। अब तो बताओ आप क्या बनना चाहते हैं? अभी जिन्हें नाम बोला, कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं सोचा कि न्यूरो भी नहीं सोचा, तो क्या बनना चाहते हो? सर फिक्स ही नहीं किया अभी तो। अच्छा, आप अपना कोई मैसेज देना चाहोगे? आप तो इतना बोल दो कि जैसे मैं वैसे आप सब बने रहो। आप कौन? बच्चा। और आदमी अगर बच्चे बने ना, तो सबसे बड़ी तो ताकत ही वही है।
क्योंकि बच्चा आज भी जीता है और बच्चा हमेशा मस्त रहता है। फिर जो उसको काम करना तो वो व्यस्त रहता है। जो काम करना उसमें अगर आदमी व्यस्त हो जाए, बाकी सब भूल जाए, तो अपने आप काम अच्छा हो जाए। क्यों विनोद जी, आपका क्या कहना है? सही है, लगन होगी तो सफलता निश्चित है सर। मेरा तो ये मैसेज है सब बच्चों को कि लगन पैदा करो, अंदर आपके डिज़ायर होगी कि मुझे करना है तो वो काम निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपको। और दूसरा ऐसा है कि कोई भी लक्ष्य जीवन में फाइनल नहीं होता है। जैसे ये प्राचीता अपने सामने बैठी है तो 720 में से 720 ले आई तो ये फैक्टर थोड़ी है कोई, अभी तो स्टार्टिंग है। ये तो कि एक अच्छा डॉक्टर बनना है, समाज में एक पड़ाव है, अगला फैक्टर है। अपने आप को सही साबित लगातार करना, जिम्मेवारियां और बढ़ गई कि एम्स में जाना है, अच्छा डॉक्टर बनना है या फिर यूपीएससी को चूज करना है। तो मंजिल तो आगे से आगे बढ़ती रहती है, कोई वो फिक्स नहीं होता कि एक बार अपने इस टारगेट के लिए दौड़ रहे हैं, ये मिल गया तो सब कुछ अपने को मिल गया, आगे कुछ नहीं होना, ऐसा कोई भी नहीं होता। इसलिए सब जो स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। 720 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 720 आ गए तो बहुत खुशी की बात है। नहीं आए, 695 आ गए, 705 आ गए, तो भी अपने को उसमें सेटिस्फेक्शन देना चाहिए कि अब मैंने तो मेरा पूरा दिया था। किसी कारण नहीं आए तो उसमें निराश नहीं होना चाहिए। और लाइफ के टारगेट हैं, लक्ष्य हैं, वो बदलते रहते हैं हमेशा। ये अपने एजुकेशन है उसमें भी यही सिखाया जाता है कि वो कोई फिक्स नहीं होता है। आगे से आगे आपको वो अचीवमेंट मिल गया, वहाँ पहुँच गए आप, 720 पे पहुँच गए, दिल्ली एम्स पहुँच गए, तो आपके पास एक नया टारगेट आ गया कि मुझे सुपर स्पेशलिस्ट करना है, किस ऑर्गन का जाना है, किस ब्रांच में जाना है आगे पीजी के अंदर, या जो डीएम का होता है उसके अंदर जाना है, या फिर यूपीएससी को पकड़ना, कि नया लक्ष्य आपके पास आ जाता है। इसलिए कोई भी लक्ष्य अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन्हें निराश कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या प्यारी बात बोली आपने, बहुत बढ़िया। निराश करना, एक बात ऐड करना चाहूँगा। कई बार बच्चों को लगता है कि यार 720 आ गए कि 710 आ गए कि 715 आ गए कि 705 आ गए, कुल मिला के मेडिकल कॉलेज मिल गया, एक अच्छा आपको मिल गया जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और आपको पढ़ाई के माहौल से आपने एमबीबीएस कर लिया। एमबीबीएस डिग्री के बाद और आपने अगर पीजी का एंट्रेंस भी क्रैक करके आप पीजी में चले गए, तो ये नहीं पूछेगा बताओ तुम्हारे नीट यूजी के टाइम स्कोर क्या था, कोई नहीं पूछेगा। जब आप फील्ड में उतर जाओगे और डॉक्टर बन के लोगों का आराम से दिल जीत रहे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे, कोई आपका केस नेगेटिव नहीं हुआ, तो ये नहीं पूछेगा बताओ आपने किस कॉलेज से एमबीबीएस किया था या किस कॉलेज से आपने पीजी किया था। आज आप क्या हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज आप जो काम कर रहे हो वो कैसा कर रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पुराना रिकॉर्ड कोई नहीं पूछता। हाँ ठीक है, हमारे खुद के रिकॉर्ड से हम खुद मोटिवेट होते हैं। आज ये मोटिवेशन हुआ, चलो मेरा स्कोर हुआ है, मेरे को न्यू दिल्ली एम्स मिला। अब वहाँ तो न्यू दिल्ली एम्स मतलब पूरे इंडिया का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज। उसके बाद वहाँ पढ़ाई का माहौल अलग होगा, तो अपने आप लगेगा कि हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो हमें जो 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसमें अपने आप लगेगा यार ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि हम तैयारी में यूजी से पीजी के लिए चले गए। अपने आप ही वहाँ बच्चे पीजी में ऐसे निकलते हैं, तो एमबीबीएस तो अपने डिग्री मिल रही है, लेकिन पीजी ऐसा निकलेंगे कि पीजी में अगर हमें ध्यान रखा कि हम शुरू से वहाँ पे माहौल उसी पीजी में चल रहे हैं, तो पीजी में एक अच्छा स्कोर आ गया, अपनी मन चाहे ब्रांच मालूम पड़े सबसे बेस्ट होती है, रेडियोलॉजिस्ट ये बन जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट ये बन जाएंगे, ये नहीं जो बच्चे को मिल जाए, ऐसा नहीं। तो ये जो चीज़ मोटिवेशन का, सेल्फ मोटिवेशन, वो अच्छी बात है। लेकिन कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए मेरा स्कोर कम रह गया तो अब क्या करूँ, मेरा 720 तो नहीं आया, या मेरे 685 रह गए, मेरे 700 क्रॉस भी नहीं हुआ, 700 नहीं लगा। कुछ नहीं सोचना चाहिए, जो हो गया एक आपको मालूम है, पहला काम हो गया, इस जगह से हमको मेडिकल कॉलेज मिल गया, अब आगे का सफ़र है 4.5 साल का। फिर वहाँ बढ़िया करेंगे, कोशिश करेंगे, फिर एमबीबीएस डिग्री मिल जाएगी, सबके लिए बराबर हो जाएगी। फिर आप ऑल इंडिया पीजी सबको देनी, सब एक वापस प्लेटफॉर्म पर आ गए। अभी ऑल इंडिया यूजी प्लेटफॉर्म पे थे, ऑल इंडिया पीजी प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो पुराना रिकॉर्ड के साथ नहीं रहता। इसलिए कभी भी कोई रिजल्ट आ गया, उसका अगर कुछ कम रह गया तो उसको गम लेके मत चलो, उसका दम लेके चलो और बोलो कि इस दम के बल पे वहाँ तो पहुँचे और आगे इस दम के साथ और आगे पहुँचते जाएंगे। आपने बहुत बढ़िया बात बोली, कोई लक्ष्य अंतिम लक्ष्य नहीं होता। ऐसे कोई भी जीत अंतिम जीत नहीं होती और कोई भी हार भी अंतिम हार नहीं होती। और मैं तो हारना तो और ज़्यादा अच्छा होता कई बार, क्योंकि सिखाते हैं कि जीत का वास्तव में स्वाद क्या होता है, या कोई भी हार है तो जीत के लिए, सीख के लिए प्रेरणा देती है। आप कुछ बताइए, बच्चों को कोई मैसेज दें। मैं यही कहना चाहूँगी कि प्राचीता के जितने मेजर टेस्ट या टेस्ट दिए थे उसमें कभी भी 720 नहीं आए थे, तो हमने 720 तो कभी टारगेट रखा ही नहीं था। लेकिन यदि एग्ज़ाम के टाइम आप फ्री माइंड से एग्ज़ाम देते हो तो 720 अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसने प्रूव किया है, आप भी प्रूव कर सकते हो, यही कहना है। मतलब कितनी अच्छी बात बोली, पहले टारगेट नहीं सोचा, आगे अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन उसको टेंशन लेके नहीं चले, उसका एक पहले से ये नहीं कि प्रेशर, एंजाइटी चल रही, नहीं आए तो क्या होगा, नहीं, बस बेस्ट करने की कोशिश करेंगे।
बेटा आप कुछ मैसेज देना चाहें लास्ट में, लाइफ के हिसाब से, अपने इस पढ़ाई के ट्रैक के हिसाब से, जो भी? मैं तो यही कहूँगी कि जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर लाइफ के अंदर कोई भी दूसरा भी काम कर रहे हो तो स्ट्रेस फ्री रह के करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि पापा ने कहा कोई भी लक्ष्य जो है वो अंतिम लक्ष्य नहीं होता। और दूसरी बात, अगर नीट के एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम भी एक दो बार नंबर कम आने से या फिर नीट के जस्ट पहले नंबर कम आने से स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रह के एग्ज़ाम देना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। आज एक अलग ही तरह का सेशन हुआ जिसमें मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास के स्टूडेंट, उन्होंने भी बच्चे के हिसाब से जो पढ़ाई का ट्रैक था, खुद का अनुभव पूरा अप्लाई किया। मुझे एक आध बात याद आ रही कि आपने कभी इनको मोबाइल की इन्होंने जिद्दी करी, ऐसा कुछ किया क्या? कभी इन्होंने मोबाइल, या आपने इनको मोबाइल के लिए मना किया? क्योंकि आप कह रहे थे विनोद जी कि मैं तो कभी कभार टोकता था, तो अब आखिर किस चीज़ के लिए टोकते थे? चलो लास्ट में एक बात कर ले कि कई मदर भी देखते हैं, उनकी भी आदत होती है, और आजकल मदर ज़्यादा केयरिंग करते हैं अधिकतर जगह। इसका इंडिविजुअल खुद का कोई मोबाइल नहीं था, इसने मेरे ही मोबाइल के ध्यान से, अंदर इंडिविजुअल मोबाइल नहीं, डिजिटल ऐप डाउनलोड कर रखा था और उसकी सहायता से केवल डिजिटल कंटेंट और अपनी रैंक वगैरह देखने के लिए ये उसको मोबाइल को यूज़ करती थी। और लास्ट के 10 डेज़ के अंदर तो इसने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था मोबाइल के, और यदि इसको रैंक भी पूछनी होती थी तो मुझसे ही पूछती थी कि मम्मा मेरी रैंक बता दो, मेरी क्या आई है। तो मोबाइल तो कम से कम यूज़ करना है, इसका फ्रूटफुल यूज़ तभी होगा जब आप केवल टीचर से व्हाट्सएप पे यदि कुछ आपको क्वेश्चन में डाउट है, लास्ट मोमेंट पे आप कोचिंग नहीं जा सकते, तो आप उस वक्त उनकी हेल्प ले सकते हो, या फिर फ़ोन पे आप अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हो तो उनकी से बात कर सकते हो। कम से कम मोबाइल का यूज़ करके आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। देखो कितनी बड़ी बात बोली कि खुद का मोबाइल नहीं था, लेकिन आज इन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है, जरा स्पेस को लुक करिए। अब आप चाहेंगे इससे बुक भी करना, और आज अगर फेसबुक पे अपना अकाउंट, अभी था क्या अकाउंट, पहले था क्या? नहीं सर, अब आपका कोई अकाउंट इससे पहले कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, नहीं इंस्टाग्राम सर, पर, इंस्टा फेसबुक किसी फेसबुक पर किसी पे नहीं था। कभी नहीं। अब आप कौन सा अकाउंट खोलेंगे? जो अकाउंट खोलेंगे ना, जो पेज करेंगे, खटक से पेज भर जाएगा। इतने आपके लोग दीवाने हो चुके हैं, फॉलोअर बन चुके हैं। आपको बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं, अगर इन्होंने इसको फॉलो कर लिया तो बच्चों देख लो, अब ये चाहें ना तो किसी मोबाइल कंपनी से कोई मोबाइल मिल जाएगा इनको आराम से। अब मम्मी के मोबाइल पर डिपेंडेंस नहीं रहेगी, कोई सही मोबाइल, क्योंकि अब स्मार्ट वर्क करके स्मार्ट बन चुके हैं, एक पहचान बना चुके हैं। बस यही बात है, अब हस्ती बन चुके हैं तो मस्ती भी कोई कर सकते हैं, और आप सबके लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी ऐसी सक्सेस जर्नी लिख सकते हैं। अलग अलग तरह की सक्सेस जर्नी, अलग अलग तरह के माहौल है। जो चीज़ आपको पसंद आए उसको अडॉप्ट कर लो, उसके साथ अपने को आत्मसात कर लो, और आप भी ऐसी अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हो, और आप भी सक्सेस जर्नी लिख सकते हो। बहुत आसान है लाइफ में सक्सेस होना, केवल कब क्या करना है उसका ध्यान रखना, क्या क्या चीज़ हमारे लिए बाहर से डिस्टर्ब कर सकती है उससे अपने को आइसोलेट रखना, और फिर जोश होश के साथ चलना। बहुत ज़्यादा जोश भी गलत है, और होश, केवल होश तो भी गलत है। दोनों का तालमेल हो, दोनों की ट्यूनिंग हो, तो कोई भी हमारी मंजिल हो उससे मेल होता है, पक्की बात है। तो आगे फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।